सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद की जीवन परिचय पहले पढ़ेंगे और जीवन परिचय पढ़ने के बाद दो बैलों की कथा के बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जो इस कथा के कथाकार हैं, उनका जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश में देखा और जिया, उनकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्थान स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। इसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। दो बैलों की कथा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। बार बार इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। बच्चों, अब इस कहानी को पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। इसमें प्रेमचंद ने जो महत्वपूर्ण बात बताया है वो ये है, एक ऐसा प्राणी जिसको गधा कहा गया। वो कहते हैं जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। अब हम जब भी किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधा को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल का मतलब उछलना कूदना, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद दुख स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। यानी गधा हमेशा एक ही स्वभाव का, एक ही जैसे रहते आया है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उनमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। यानी
जो ऋषि मुनि का स्वभाव है वही स्वभाव गधे का है। वह आदमी उसे बेवकूफ कहता है, सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। बच्चों, लेखक ये कहना चाह रहा है कि चाहे वह कोई एकदम समाज में एकदम बिल्कुल सीधा हो, वो भी ठीक है नहीं है, लेकिन ऋषि मुनि का जो गुणधर्म है वह सारा का सारा गुणधर्म गधे में व्याप्त है। दूसरा, देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। यानी भारतवासी बहुत सीधे हैं। वह अपने मुश्किल के घड़ी में कुछ पैसे बचा कर रखते हैं, जैसा जीवन जीना चाहिए शानदार आलीशान वैसा नहीं जीते हैं, तो उनको भी समाज के लोग इस तरह की बातें करते हैं। इसीलिए जो है अमेरिका में भी उनको बदनाम कर दिया गया है और उनको नीचा आदर्श को, वो कहा जाता है कि ये आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। उदाहरण, एक ही विजय ने, यानी विश्व युद्ध, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण आगे बना दिया। लेकिन गधा का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी के मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। लेखक प्रेमचंद ने ऐसा बताया है कि वो कहते हैं कि बैल को बहुत सारे लोग सर्वश्रेष्ठ बेवकूफ़ों में कहेंगे, लेकिन ऐसा विचार उनका नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल माने अपने किसी भी कार्य को करने के लिए मना कर देता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। प्रेमचंद ने बैल का स्थान जो है गधे से नीचा बताया है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे। पछाई जात एक बैलों का जाति होती है, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में सर्वश्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींगें भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से ही नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। विग्रह माने दूरी, अलगाव, तो इस भाव से नहीं बल्कि आत्मीयता के भाव से दोनों दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धैल धप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते।
एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई माने दोनों बैलों की जोड़ी को। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, यानी उन्हें ये नहीं पता था कि काम करने जा रहे हैं, बल्कि उन्हें कुछ और समझ में आ रहा था। मालिक ने हमें बेच दिया, बैल सोच रहे थे। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया, जिसका नाम क्या था, गया, को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया माने रस्सी, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से प्रश्न पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, यानी गया के घर। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो नाद होता है बच्चों बैलों को खाने का एक बर्तन, जो सीमेंट का बना होता है या मिट्टी का बना होता है, जिसमें घास भूसा और सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भर भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। कनखियों माने तिरछी नेत्रों से देखा। जब गांव में सोता पड़ गया, सभी लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे माने रस्सी, गराव, और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक करके वे रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी माने जहाँ बैलों को बांधा जाता है। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह छलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुण, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। उसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं कि झूरी की जो पत्नी है उसके मायके वो बैल गए थे, इसलिए वह इन बैलों को देख करके जल भून उठी। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो
बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखें कहाँ से खली और चोकर मिलता है। ऐसा झूरी की पत्नी ने क्यों कहा? क्योंकि झूरी के पत्नी के घर मायके वो गए थे और वहाँ काम नहीं किए, बल्कि रात को ही अपना गराव तुड़ा करके वापस आ गए थे, इसलिए उसने ऐसा कहा। सूखे भूसे के सिवाय कुछ न दूंगी, चाहे खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। आदेश दे दिया गया कि बैलों को खली भूसा, सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुँह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, चुरा कर डाल आ। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाक की तरफ आंखें तक न उठाईं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। बच्चों, इसके आगे जो कहानी है वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बार मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचोगे? गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा। मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जात का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसहलत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस वक्त रोटी से इसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। इसकी भैरों की थी, लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान माने जहाँ पर बैलों को
बांधा जाता है आराम करने के लिए। तो थान पे बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूख भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं? लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह भूले जाते हो, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां लेकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का दरवाज़ा खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गईं। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाक डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन चुप, कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाने लगी, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी बेतहाशा हुए और तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को पकड़ एकदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेत में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डांकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगल झांकने लगे। बच्चों, अभी तक इस कहानी का मैं इतने पैराग्राफ्स बताया है। इसमें से कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूँ, आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी नोटबुक्स में लिखिएगा। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? बच्चों, पहला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? बच्चों, दूसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? बच्चों, तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर नए अर्थ की ओर संकेत किया है? बच्चों, चौथा प्रश्न है, इस किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? बच्चों, पांचवा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, आशय स्पष्ट करने में
अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों की में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका आशय लिखना बच्चों। दूसरा है, उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। बच्चों, इस प्रश्नों का आप उत्तर लिखिएगा, फिर बाद में मैं अगला पीपीटी बनाऊंगा तो इस प्रश्नों का उत्तर भी मैं कोशिश करूंगा देने के लिए। लेकिन जब तक ये पाठ पूरा नहीं होता है, कल बच्चों इसी पाठ के आगे का और हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।